हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेकर के आए हैं विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर कि उनके हमें कैसे टिक द करेक्ट, कौन कौन से सही हैं कौन कौन से सही नहीं हैं। ठीक है, इनमें से आपके 100% आएंगे क्वेश्चंस, ये ध्यान रखिएगा आपने। इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, मिनिमम 50% आएंगे। तो ध्यान से देखना है वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए 100% आपकी समझ में आएगा। रही इन क्वेश्चंस की बात, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि आपको पता है 4-5 सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर के। तो उन सभी 4-5 सेटों में ये सभी टोटल 20 क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो ध्यान से देखना है वीडियो को, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक प्रश्न पत्र में आपको 50% से ऊपर ही ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है, एक भी सेकंड का आपको स्किप नहीं करना है। 100% समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिखती है तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को यूट्यूब सेटिंग्स में जाकर के पिक्चर क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर पिक्चर क्वालिटी दिखाई देने लगेगी। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। देखिए, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ है कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोलीय होते हैं। जो गोलीय होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, आपका गोलीय लेंस। ध्यान से देखना है, क्या कहलाता है आपका गोलीय लेंस। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गोलीय लेंस। ठीक है, गोलीय लेंस पे आपको टिक लगाना है। ये था आपका फर्स्ट। ये ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न पत्र के सामने उसका नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं यानी दांत वाले डॉक्टर जो होते हैं, वो आपके मुंह में दांतों को देखने के लिए, यानी दांतों के अंदर कीड़े हैं या कोई अदर तरीके का इन्फेक्शन है, तो कौन सा, आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास छोटा सा लेंस होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है, समझ में आ गया, वो कौन सा दर्पण होता है। तो उस दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर है कौन सा, अवतल दर्पण। ध्यान से देखना है, अवतल दर्पण है इसका। अब है नेक्स्ट। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है। किसी उत्तल लेंस के सामने, ध्यान रखिएगा, और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस का जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता है, इसका ऑप्शन है बी सही। ठीक है, इसमें हम लगा देंगे बी वाले पे टिक, इसका बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप करोगे आपकी समझ में नहीं आएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप की, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो अब देखते हैं, देखिए दिया गया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, यानी समझना है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके,
मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है क्या है? समंजन। ठीक है, समंजन होता है यानी सभी में एक तरीके से समायोजित करना। ठीक है, समंजन यानी एक तरीके से व्यवस्था बिठाना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, समंजन। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? बी सही है। अब है कॉलम क्वेश्चन नंबर 5। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रक से कल सही विकल्प चुनिएगा। तो इसमें एक तरफ दिए गए हैं आपके डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है, और एक तरफ दिए हैं उनके मात्रक क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें राशियां दी गई हैं और एक तरफ मात्रक दिए हैं, आपको बताना है। जैसे विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ध्यान से देखना है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट होता है और वॉट होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये चारों ऑप्शंस कौन से में सही हैं? ध्यान से देखना है। जैसे डी, विद्युत धातु का विद्युत विभवांतर का मूल मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, सेकंड विद्युत धारा का मात्रक फर्स्ट एम्पियर होता है। ठीक है, थर्ड, ठीक है, थर्ड वाले में विद्युत शक्ति की मात्रा क्या होता है? वॉट होता है। और फोर्थ प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो ये कौन से सभी चार ऑप्शन सही है आपके? पांचवें, वो सॉरी डी वाला ऑप्शन सही है। पांचवें का कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन। तो इसी पे आपको टिक करना है, डी वाले पे ध्यान रखिएगा, डी वाले पे ही आपको टिक करना है। ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इसका अनुपात निकालने के लिए पहले आप विद्युत परिपथ में जैसे श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में हैं, ठीक है, तो इनको पहले प्रतिरोधों को आप ऐड करोगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या है आपका होता है R बराबर R1 प्लस R2। ऐसी पार्श्व क्रम में क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। इन सभी को दोनों को ऐड करने पर फिर ऊष्मा का फॉर्मूला लगाएंगे, और ऊष्मा का फॉर्मूला होता है आपका H बराबर V²T/R। ठीक है, इन दोनों का आप अनुपात निकालेंगे, तो जो अनुपात निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 1/4। क्या निकलेगा? 1/4। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा आपका सी। ठीक है, यही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिणालिका के बीच विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, यानी किसी विद्युत धारावाही है, यानी विद्युत धारा है, उसमें सीधी लंबी परिणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरों की जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। देखिए, विद्युत धारा के अंदर सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी है। आपको डी टिक लगाना है। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट वाले में दिया गया बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। तो बेंजीन में आप सभी को पता है कितनी सी होती हैं। देखिए, इसका अगर वैसा सूत्र जाए C6H6 होता है। ठीक है, तो आप ए वाले में देखेंगे तो उसमें कितनी H है? उसमें भी 6H है। ठीक है, बट और 6C है। ठीक है, एक ये, ठीक है, और इस वाले में बी वाले में तो बहुत सारी H है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही इसमें भी देखिए, इसमें डी वाले में भी कितनी H है? आपने देखी 4 और 4 8 H है, नहीं हो सकता, यानी C6H6 होता है। ठीक है, अब रह गया आपका ए और सी। तो ए और सी में 6 ही 6 हैं और 6 ही H है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट अब संरचनात्मक सूत्र में देखिए, H जो है सी के हर एक सिरे पर होता है, सी उसमें बेंजीन के सूत्र में, तो हर एक सिरे पर देखिए, लेकिन ए वाले में क्या है? सी के ऊपर वाले सिरे पर नहीं है, यही गलत है।
ठीक है। तो इसलिए हमारे ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र है वो कौन सा सही है आपका, सी। तो हम सी वाले पे ही टिक लगा देंगे, ठीक है, सी वाला सही है। वैसे आगे आपको दिया गया है, ठीक है, तो आगे आप देखेंगे तो आपको जैसा कि दिया गया है इसमें दिए गए हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आपको केवल सी वाले पे ही टिक लगाना है, ठीक है, ये वाला इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब दिया गया है निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी, समजातीय कौन सी है, देखिए समजातीय एक तो आपका एल्कीन ग्रुप के होते हैं सभी, ठीक है, और ऑल ग्रुप के, ठीक है, ओइक वगैरह में नहीं होते। जैसे फर्स्ट है CH4 तथा C2H6, ये किसके हैं, एल्कीन ग्रुप के हैं, ठीक है, एक तो ये समझाती हो गई। और CH3OH तथा CH3COOH, ये क्या है आपके, एक तो ऑल है और एक ओइक है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकती दोनों। और C2H6 और CH3OH ये समझाती, क्योंकि देखिए एक एल्कीन ग्रुप है एक ऑल है, तो ये नहीं है, ठीक है। और फोर्थ में CH3OH और C2H5 ये दोनों किसके हैं, ऑल ग्रुप के हैं, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों हो जाएंगे। तो आपके जो ऑप्शंस होंगे इसमें फर्स्ट और फोर्थ सही है। अब ABC में फर्स्ट और फोर्थ कौन से में आ रहे हैं आपके, बी वाले में, किस में आ रहे हैं, बी वाले में। तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है, बी, ध्यान से देखना है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बी वाले पे टिक लगाना है आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या खनिजों को क्या कहते हैं, तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं, सीधी सीधी आप सभी को पता है, पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं या यौगिक उन सभी को क्या कहा जाता है, खनिज, ठीक है, तो इसका जो आंसर है खनिज सही है, ठीक है, खनिज वाला ऑप्शन सही है, ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो है आपका खनिज, ठीक है, खनिज आंसर इसका करेक्ट है। अगेन अब हम लेंगे नेक्स्ट पर, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, ठीक है, दांतों इसमें आपको पीएच वैल्यू पता होना चाहिए। पीएच वैल्यू का आपको पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पीएच वैल्यू है क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच वैल्यू की फुल फॉर्म है आपकी पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसकी हम बात करें तो देखिए पीएच वैल्यू 0 से 14 तक होती है, ठीक है, 0 पे यानी सबसे ज़्यादा अम्लीय होती है और 14 पे होती है जो सबसे ज़्यादा क्षारीय होती है। तो पीएच वैल्यू जो होती है इन्हीं सभी के बीच में होती है, जितनी भी पीएच वैल्यू निकलेंगी इन सभी के बीच की निकलेंगी। तो ये चीज़ें ध्यान से रखनी है, ये पीएच वैल्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बात करें शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ऐसी सामान्य जो बारिश होती है, वर्षा वगैरह होती है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5 से 5.5। देखिए अगर पीएच वैल्यू 3 या 2 पे पहुंच जाएगी तो आपकी उसी को अम्लीय बारिश या तेजाबी बारिश बोला जाता है, समझ में आ गया। तो उसमें पीएच वैल्यू का मान जैसे ही घटता चला जाता है वो अम्लीय बढ़ता चला जाता है, ठीक है। 0 पे अगर पीएच वैल्यू किसी की 0 है तो वो बहुत ही अम्लीय होगी, ठीक है, यानी तेजाबी बारिश हो जाएगी। अगर बारिश होती है उसकी पीएच वैल्यू 0 निकलती है तो वो समझ लीजिए आपकी तेजाबी बारिश होगी, ठीक है, तेजाब की बारिश बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। जैसे रक्त की अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होती है, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पीएच वैल्यू को फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर इसकी बात करें कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो मुंह का पीएच मान जो 5.5 से कम होने पर, ठीक है, 5.5 से कम हो जाएगा तो आपका दांतों का क्षय रोग स्टार्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी, ध्यान से देखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा, ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए हुए, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 12,
अभिकथन दिए गए हैं, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट या तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क दिया है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए, इसके अगर देखा जाए तो दोनों अभिकथन है तथा तर्क सही है, तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। नहीं, ये वाला नहीं हो सकता। बी, अभिकथन फर्स्ट तथा तर्क फर्स्ट दोनों सही है, परंतु तो तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, लेकिन वो जो तर्क है वो उसकी स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों को समीकरणों को पूरा कीजिएगा। जैसे NaOH प्लस डैश दिया गया है, एरो CH3COO Na+H2O। तो देखिए, आप इसको अगर संतुलित करेंगे तो आपको होता है CH3COO, तो आपके में CH3COO होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओ तो एक ओ है, वो पानी की तरफ है। तो CH3COO किस में है? बी वाले ऑप्शंस में। तो अगर देखिए यार, देखिए डी में भी है, बट CH3CH2 इसमें अगर देखा जाए C2H5 बनता है, लेकिन हमारे जो समीकरण में है C2H5 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा सही है? बी। 13 का बी, ध्यान से देखना है। 13 में का बी सही है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना है, फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको बताया यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के हाई पिक्चर क्वालिटी पे कीजिएगा, आपको 100% क्लियर दिखाई देने लगेगा। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट में दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 14, अंतर श्वसन के द्वारा वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? अंतर श्वसन जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा सही मार्ग कौन सा है? कैसे सांस लेते? जैसे नासा द्वारा, ना यानी नाक के द्वारा, ठीक है। तो पहले तो नाक से ही ली जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ग्रसनी, यानी जो कंठ से ऊपर होती है वो क्या होती है? आपकी ग्रसनी होती है। फिर उसके बाद होता है कंठ, यानी गला आपका होता है। फिर श्वास नली होती है, और फिर आपकी कूपिका, ठीक है, जिसमें आपकी सांस जाती है वायु प्रवाह का, ठीक है। ये सही करेक्ट मार्ग है, और ये मार्ग आपका कौन सा है? ऑप्शन डी का सही है, ठीक है। कौन सा सही है? डी। तो इसमें टिक लगाएंगे हम डी वाले में, ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? डी। डी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन तथा कारक को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो इसमें सही विकल्प आपको बताना है। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, कथन है। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए अगर बात की जाए तो पिता ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि मदर में आपको पता है जो फीमेल होती है उसमें XX होते हैं गुणसूत्र, और जो पुरुष होता है उसमें XY होता है। तो इसलिए XX होने पर लड़की होती है, और XY होने पर क्या होता है? लड़का। तो इसके लिए गुणसूत्र के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? लड़का और लड़की के लिए बात की जाए तो उसके लिए पिता ही जिम्मेदार है। तो इसके लिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखा जाए तो इसका 15 का कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल ए, ठीक है, ए आंसर सही है। अब विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? आपको इसमें सही दिशा बतानी है, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक्स को हम शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन आपका सही है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो क्योंकि आपको लास्ट में क्या है? कोशिकाओं में जा रही है, जो भी है विद्युत आवेग जो है किस में जाता है आपका? लास्ट में कोशिकाओं में। तो इसका अगर ऑप्शंस देखा जाए तो ऑप्शंस है आपका सी सही, ऑप्शन सी सही है, ठीक है।
अब है क्वेश्चन नंबर 70, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आपको बता थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, या शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, और थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो देखिए, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन की संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, आपको पता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, ये भी करेक्ट है। बट थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है आपका ए, कि उसको लौह की आवश्यकता है, ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, ए वाला आपका कौन सा है? करेक्ट आंसर है। तो ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप की, स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा 100% आपकी समझ में आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। आपको बताना है ए, बी, सी कौन से क्रम में होते हैं। तो देखिए, इसमें जब कोई बीज फूटता है, जैसे मटर पे मैंडलीफ ने मटर के बीज पे प्रयोग किया था, ठीक है, तो उसमें जो आपका क्रम होता है, सही क्रम, वो क्या है? जैसे सबसे पहले क्या होता है? टांकुर। टांकुर में क्या होता है? जो बीज होता है उसका छिलका जो है वो हटता है टांकुर में। मूलांकुर, फिर उसमें से क्या है? एक अंकुर फूटता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मूलांकुर। और फिर आपका बीज पत्र, फिर तो उसमें मूलांकुर में से क्या होता है? बीज पत्र, यानी पत्ते निकलते हैं। तो इसमें देखिए, टांकुर यानी आपके जो बीज के ऊपर छिलका होता है उसको हटना, ठीक है। फिर आपका मूलांकुर यानी उसमें से जो कहते हैं ना गाँवों में कुल्ला फूटना, तो कुल्ला फूटना, और बीज पत्र, फिर उस पर पत्ते खिलना। तो इसका अगर ऑप्शंस देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर ये गलत है, और इसका प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र, ये इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सॉरी 18 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी। क्वेश्चन नंबर था 18 और इसका आंसर सही है बिल्कुल बी। पहले प्रांकुर यानी जो छिलका होता है वो हटता है, मूलांकुर उसमें से कुल्ला फूटना है, और बीज पत्र फिर उस पर पत्ते खिलना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग होता है, अलैंगिक जनन में यौगिक शामिल नहीं होते हैं, अलैंगिक जनन जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में एक ध्यान रखिए, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही होता है, या तो नर होता है या मादा होता है। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग होता है। ठीक है, ये करेक्ट है। अलैंगिक जनन से युग्मक शामिल नहीं होते हैं। युग्मक कब शामिल होते हैं? जब उसमें नर और मादा होते हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस आपके सही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है? ए वाले में। तो 19 का कौन सा सही है? ए। ध्यान रखिएगा 19 का ए बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लैंगिक होता है लैंगिक जनन, उसमें नर और मादा दोनों होते हैं, वो अलैंगिक में केवल एक ही जनक होता है, या तो नर होगा या मादा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? ठीक है, तीसरे पोषी स्तर पर आपको बताना है कौन होता है। तो सबसे पहले स्तर पर होते हैं उत्पादक, दूसरे पे होते हैं शाकाहारी, और तीसरे पे होते हैं आपके मांसाहारी। ठीक है, तो इसमें मांसाहारी जो ऑप्शन है कौन सा है? सबसे पहले उत्पादक, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उत्पादक, फिर शाकाहारी और फिर मांसाहारी। तो थर्ड नंबर पे जो होता है वो होता है मांसाहारी प्राणी। तो इसका बी का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इस पे ए पे टिक लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको करने हैं
ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस इस तरीके से आपको करने हैं। तो इसमें हमने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बताए। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हम आपको एक बार और रिपीट कर दें, अगर पिक्चर क्वालिटी कम दिखाई देता है तो आप अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के पिक्चर क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, आपको 100% क्लियर दिखाई देगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।